वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरे सभी लिसनर्स मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, मुझे इतनी बेस्ट विशेस देते हैं। मैं जब भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। आप सबकी सपोर्ट का, आप सबकी रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे उन सब लिसनर्स के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑनर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए जो स्टोरी मैं लेकर आई हूँ ये हॉरर स्टोरी विशी इकबाल, हमारी रेगुलर लिसनर हैं जो सऊदी अरेबिया से हमें कमेंट करती हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। और ये खौफनाक कहानी जो वो मेरे साथ शेयर कर रही हैं उनके अंकल के एक बेस्ट फ्रेंड की ज़िंदगी की है। और ये खौफनाक कहानी तकरीबन आज से 50 साल पहले की है। विशी मेरे चैनल की सभी खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद करती हैं, एडमायर करती हैं, डेली कमेंट करती हैं। बहुत शुक्रिया विशी आपका। और वो भी एक ऐसी खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हैं मेरे चैनल के ज़रिए जो उन्होंने अपने अंकल से सुनी। उनके अंकल के दोस्त जो कि पेशावर के रिहायशी हैं, वो उनका मेन प्लेस जो उनका रेजिडेंट एरिया है वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। वो कहती हैं कि तकरीबन आज से 50 साल पहले की बात है। उनके अंकल के जो दोस्त थे जिनका नाम वारिस था, वो बहुत ही खूबसूरत रुबाब बजाया करते थे। रुबाब बजाने के बहुत शौकीन थे वो। लिसनर्स, रुबाब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पेशावर में लोग इसको बजाते हैं और इसकी धुन बहुत खूबसूरत होती है। ये भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको रुबाब कहते हैं। और ये पेशावर और ऐसे जो पठानी इलाके हैं मोस्टली वहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट उनका इलाकाई इंस्ट्रूमेंट भी आप कह सकते हैं, वो बजाया करते थे वो बहुत शौक़ से। एक दफ़ा ऐसा हुआ, अपने घर में बैठे हुए थे वो, अपने एक कमरे में बैठकर वो रुबाब बजा रहे थे और एक बड़ी ही खूबसूरत धुन बजा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद उनके घर के आगे एक बहुत ही खूबसूरत बग्गी नुमा टांगा आके रुका और उसमें से एक आदमी उतरा और उसने इजाज़त ली कि वो अंकल वारिस से मिलना चाहता है। जब वो अंकल वारिस से मिला तो उसने अंकल वारिस को ये कहा कि हम लोगों की बरादरी में एक शादी है और हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप शादी के उस फंक्शन में आकर रुबाब बजाएं। हम लोगों के जो मालिक हैं जिनकी बेटी की शादी है वो चाहते हैं कि आप उनकी बेटी की शादी में आकर इस रुबाब की धुन को बजाएं। मैं कल आपको लेने आऊँगा। अंकल वारिस ने उनके साथ जाने के लिए कल का टाइम मुंतखब कर लिया। डन हो गया उनका कल का जाना। अगले दिन वो बिल्कुल अपने बताए हुए टाइम के मुताबिक आया और अंकल वारिस उसके साथ उसी तांगे में बैठकर चले गए। जिस तांगे में वो बैठकर उस आदमी के साथ जा रहे थे उसमें आज 2 लोग और भी थे। और वो बग्गी नुमा टांगा इतना खूबसूरत था कि आज से पहले उस इलाके में तो क्या, उस गांव में भी किसी ने वैसे तांगे या बग्गी को सजे हुए नहीं देखा था। अंकल वारिस भी बहुत हैरान थे कि पता नहीं मैंने ये फ़ैसला ठीक किया भी है इनके साथ जाने का या नहीं। वो तांगा चलता 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 वीराने और जंगलात की तरफ चला गया। जब अंकल वारिस ने ये देखा कि ये मुझे एक वीराने और जंगलात की तरफ लेकर जा रहे हैं तो उन्होंने उन आदमियों से ये पूछा कि कौन हो तुम लोग और मुझे किस तरफ लेकर जा रहे हो, जिस पर उन्होंने उनकी बात को टालते हुए कोई ख़ास जवाब ना दिया। वो दिल ही दिल में अंकल वारिस घबरा रहे थे कि न जाने ये कौन लोग हैं, इनके हुलिये इतने पुरसरार क्यों हैं कि इनमें नॉर्मल इंसानों वाली नॉर्मेलिटी नज़र क्यों नहीं आ रही। उन्होंने फिर उनसे पूछा कि कौन हो तुम लोग और मुझे किस तरफ लेकर जा रहे हो।
क्योंकि वो आबादी से बहुत दूर आ चुके थे। तो तब उनमें से उसी आदमी ने जो उनको बुलाने के लिए आया था ये कहा कि हम जिन्नात हैं और हम लोगों के जो सरदार है उनकी बेटी की शादी है और उसमें जाकर आपको ये रुबाब बजानी है। अगर इनकार करोगे तो हम आपकी जान ले लेंगे। अब एक इंसान जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है तो सिवाय अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करने के उसके पास और कोई चारा नहीं होता। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगनी शुरू कर दी और ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया कि अब आया तो मैं इनके साथ ख़ुद अपनी मर्ज़ी से हूँ, अब जो भी मेरे साथ होगा अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर जानता है। थोड़ी ही दूर वो क्या देखते हैं कि एक नहर थी। नहर की उस तरफ भी आबादी यानी गांव नज़र आ रहे थे और इस तरफ भी गांव थे। कहा यूँ जा सकता है कि वो जो नहर थी वो दो गांव का एक दरमियानी रास्ता थी। तो जब वो उस नहर के पास पहुँचे तो वो जो जिन्नात थे उन्होंने अंकल वारिस को ये कहा कि अपनी आंखें बंद कर लें। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उस पानी वाली नहर के ऊपर से वो उस बग्घी को, उस तांगे को लेकर दूसरे पार चले गए और फिर एक वीराने की तरफ सफ़र जारी हो गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो क्या देखते हैं कि बहुत खूबसूरत शानदार टेंट लगे हुए हैं, जैसे किसी की शादी की कोई तकरीब होती है। जब वो उन जिन्नात के साथ उतरे समझ तो वो गए थे कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मगर अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वहाँ पर जितने भी जिन्नात थे सब इंसानी रूप में थे, मगर जिन्नात जब भी इंसान का रूप लेते हैं वो परफेक्ट इंसान के रूप में नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे फील हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। या तो उनके कद काठ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, या उनके नोज़ में और लिप्स वाले एरिया में बहुत डिफरेंस होता है, उनकी आइज़ में बहुत डिफरेंस होता है, उनकी आइज़ बॉल्स में बहुत डिफरेंस होता है, और एक उनकी मखसूस निशानी होती है, वो पलक नहीं झपकते। वो वहाँ पर जाके उनके दरमियान बैठ कर उन्होंने रुबाब बजाना शुरू कर दी। तकरीबन 2 से 3 घंटे लगातार उन्होंने वहाँ पर रुबाब बजाई। तो वापसी पर उनको बिला मुआवजा जो उनका बनता था उनको रकम अदा की गई कि आपने जो यहाँ पर ये साज़ बजाया है, ये रुबाब बजाई है, ये इसका मुआवजा है, आपको दिया जाता है। मगर शर्त ये है कि ना आप इन पैसों को गिनेंगे और ना ही ये सारा वाक़या किसी के साथ शेयर करेंगे, और इन पैसों को जिस जगह पर रखेंगे वो भी किसी को नहीं बताएंगे। तो पूरी ज़िंदगी ना ये पैसा ख़त्म होगा और ना ही इस पैसे में कोई कमी आएगी। अभी उन्होंने वो पैसे पकड़े ही थे कि पलक झपकते जिस कमरे से वो जिन्नात उनको लेकर आए थे वापस उसी कमरे में वो पहुंच गए, और फिर वो पैसे उन्होंने एक संदूक में रख दिए बग़ैर गिने। उसके बाद उन्होंने उन पैसों से अपना घर बनाया, अपनी जायदाद बनाई और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून तरीके से गुजारने लग गए। वक्त गुज़रता गया, जब उनकी औलाद बड़ी हुई तो उन्होंने अपने वालिद से ये सवाल पूछा कि जब आप कुछ करते नहीं हैं तो इतनी दौलत कहाँ से आती है, और अपनी बच्चों के हाथों मजबूर होकर उन्हें वो राज, वो वाक़या उन्हें बताना पड़ गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो पैसों वाली बात उनको बताई तो दोबारा जब वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर वो पैसे गायब हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही उनसे ये वादा लिया हुआ था कि आप इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ये विशी इकबाल ने एक हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर की थी जो उनके अंकल के एक दोस्त अंकल वारिस की थी। थैंक यू विशी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह लिसनर्स एक और स्टोरी मैंने भी सुनी थी। हम लोगों के घर भी ये खाला आती हैं काफ़ी अरसे से, बहुत अच्छी हैं वो। हम लोगों की सगी खाला नहीं है मगर फैमिली फ्रेंड है, सगी खाला की तरह ही उनसे हम लोगों का प्यार भी है। जब वो बिल्कुल जवान हुआ करती थी उस दौर की ये बात है। उनका जो गांव था भेरे से आगे किसी एरिया में था। वो कहती हैं कि उनके गांव में एक लड़का होता था जो कि बहुत ही खूबसूरत और सुरीली बांसुरी बजाया करता था। उसकी बांसुरी की धुन दूर दूर गांव के लोग सुनने आया करते थे। बहुत खूबसूरत बांसुरी वो बजाया करता था, और अक्सर औकात रात के टाइम
वो गांव में दूर जाकर बांसुरी बजाता था। हवाओं की लहरों में उसकी बांसुरी की धुन दूर दूर तक सुनाई देती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो लड़का रात के टाइम ही बैठकर गांव के बिल्कुल वीराने में एक दरख्त के पास बैठकर अपनी धुन में बांसुरी बजा रहा था। उसको ऐसा लगा कि उसकी बांसुरी की धुन पर जिस तरह से कोई गुनगुना रहा है। पहले दिन उसने इस चीज़ को इग्नोर किया। तकरीबन 2-3 दिन लगातार जब उसने ये चीज़ नोटिस की कि मैं जब भी बांसुरी बजाता हूँ तो इसकी धुन पर इसके साथ कोई गुनगुनाता है, और वो गुनगुनाने की आवाज़ किसी फीमेल की लगती है, मगर वो लफ्ज़ क्या है वो समझ नहीं पाता था। लेकिन जब भी वो उस धुन पर गौर करता था कि वो कौन गुनगुना रहा है, वो लफ्ज़ क्या है, तो वो आवाज़ आना बंद हो जाती थी। एक दफ़ा वो फुली कॉन्शियस था कि आज अगर मेरी बांसुरी की धुन पर उस चीज़ ने दोबारा गुनगुनाया तो मैं ज़रूर देखूंगा कि वो कौन है। वो उसी कॉन्शियस माइंड के साथ बांसुरी बजा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसको ऐसा लगा कि साथ आज फिर वो गुनगुना रही है। जैसे उसने पलट कर देखा, उसको ऐसा लगा भाग कर दरख्तों की तरफ जिस तरह से कोई गया है, और साथ एक हंसी की आवाज़ भी आई, जैसे कोई कहका लगाकर हंसता है, और वो भी आवाज़ किसी लड़की की थी। अब उसको समझ आ गई थी कि ये जो कोई भी चीज़ है इन दरख्तों वाली साइड पर रहती है। दिन गुजरते गए, इसके साथ रोज़ बरोज़ ये काम शुरू हो गया। उसने अपने आप को इस चीज़ के ऊपर देखा कि जब भी मैं गौर करता हूँ वो चीज़ मखसूस उन दरख्तों की तरफ ही जाती है। एक दिन दोपहर के टाइम जानबूझकर वो उसी जगह पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था कि मैं दिन के टाइम देखूंगा कि वो क्या चीज़ है। जैसे उसने बांसुरी बजाना शुरू की, आज गुनगुनाने की आवाज़ बहुत कम थी, मगर हंसी की आवाज़ ज़्यादा थी। जैसे उसने उस हंसी की आवाज़ पे गौर किया, उसको ऐसा लगा कि भागता हुआ उन दरख्तों की तरफ कोई गया है। उस भागने के उन कदमों के तक़ुब में वो उन दरख्तों की तरफ गया। काफ़ी आगे जाता गया, उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आई। फिर मायूस होकर वो वापस आ गया। अगले दिन बांसुरी बजाए बिना ही वो उस तरफ निकल पड़ा, दोपहर के टाइम ही। जैसे ही वो आगे चलता गया, बहुत दूर वीरानों में बिल्कुल जंगलात के इलाके थे, क्या देखता है कि एक टूटा हुआ कमरा है, बिल्कुल जिस तरह से शायद पहले दौर में वहाँ कोई घर रहा हो तो अब वो गिर गया और एक खंडर की सूरत में हो। जैसे उसके पास जाकर वो खड़ा हुआ, उसको ऐसा लगा कि अंदर कोई बैठा हुआ है। उसने आगे झांक कर देखा तो वहाँ दीवार के पास कोई बैठा हुआ था, काले रंग के लिबास में। उसने आवाज़ दी कि वहाँ कौन बैठा है, तो वो जो कोई भी चीज़ थी, उसने इस तरह से अपने आप को फील करवाया कि जैसे वो चीज़ एकदम से गायब हो गई इसके पुकारने पे। ये थोड़ा सा भाग कर आगे गया तो इसके सामने कोई चीज़ दरख्त के पीछे छुपी। ये फिर बाज न आया और उसके पीछे भागा। जैसे वो इसके पीछे भागा, वहाँ पर एक औरत खड़ी थी। ये उसके पास गया। उस औरत ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। इसने उससे पूछा कि कौन हो तुम। उसने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसको यही कहा कि यहाँ से चले जाओ। वो फिर ना गया। दोबारा इसने पूछा कि कौन हो तुम। वो वाज़े इसको कहती रही कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जो कोई भी हूँ मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं यहाँ पर रहती हूँ। इसने उधर ही बैठकर बांसुरी बजाना शुरू कर दी। जब उसने बांसुरी बजाई तो उसी तरफ से उसको गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी जिस तरफ उसने उस औरत को खड़े देखा था। थोड़ी ही देर के बाद वो चीज़ गुनगुनाती गुनगुनाती इसके सामने आ गई। जब इसने उसका चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो एक बहुत ही भयानक शक्ल की कोई चुड़ैल थी जिसका बहुत ही खौफनाक चेहरा था। जब इसने उसका चेहरा देखा, इसको होश ही ना रहा। इसने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो हर चीज़ भूल गया कि वो किस चीज़ के तक़ुब में आया था। वो चीज़ उसके पीछे लग गई, क्योंकि जब तक वो चीज़ उसके बांसुरी की आवाज़ सुनकर आती थी वो उसको कुछ नहीं कहती थी, मगर जब वो खुद उसके तक़ुब में गया तो वो उसके पीछे लग गई। खाला बताती हैं
उस चीज़ ने उसके ऊपर इतना बुरा बसेरा किया था कि उस लड़के के बचने के कोई आसार ही नहीं थे। वो इतना खौफज़दा हो गया था कि वो सारा सारा दिन सारी सारी रात कमरे में बंद रहता था, ऊंचा ऊंचा रोता था, चीखता था। रात के टाइम वीरानों में जाकर वो बांसुरियाँ बजाता था। उसके घर वाले बहुत परेशान होते थे। उस चीज़ ने उसको जकड़ लिया था। बड़ी मुश्किलों के साथ उसका इलाज करवाया गया। फिर कहीं जाके उस चीज़ ने उसकी जान छोड़ी और फिर कभी भी उसने दोबारा वीरानों में जाकर बांसुरी नहीं बजाई थी। अपना फीडबैक ज़रूर दें आप लोगों को आज की दोनों खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी। लिसनर्स, जिस तरह से हम इंसान अट्रैक्ट होते हैं खुशबू की तरफ, खूबसूरती की तरफ, खूबसूरत आवाज़ों की तरफ, खूबसूरत साज़ों की तरफ, उसी तरह गैर मरे मखलूक़ात भी होते हैं। अगर आपको इन चीज़ों का शौक़ है भी तो इनको वहाँ पर रखें जहाँ पर इंसान आबाद है, जहाँ पर सब होते हैं। वीरानों में जाकर और जंगलात में जाकर बिल्कुल भी ऐसे काम मत किया करें। कोई पता नहीं होता किस जगह पर क्या चीज़ हो। और जब कभी भी कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हो कि आपको कोई अनजाना इंसान बुलाने आए जिसको आपने कभी पहले ना देखा हो, जिसको आप जानते ना हो, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप बहादुर हैं, तो कभी भी किसी के साथ मत जाया करें। क्योंकि जिन्नात गैर मरे मखलूक़ात इंसानी रूप में आते हैं मगर एग्जैक्ट नहीं आ सकते। अपने आप को हमेशा अल्लाह की सुपुर्द रखा करें और आयतल कुर्सी और नमाज का विर्द रखा करें। अब मैं अपने लिसनर्स के नेम्स ऑन एयर करूँगी जिन्होंने मेरी कल वाली स्टोरी पर मुझे कमेंट किए थे। अबरार विर्क हमें कमेंट करते हैं, अली रज़ाबी हमें दुबई से कमेंट करते हैं, ईशा अली हमें कमेंट करती हैं, सितारा मुअज़्ज़म हमें कमेंट करती हैं, फ़रहीन हमें इंडिया से कमेंट करती हैं, सैयद मोहम्मद अवैस हमें कमेंट करते हैं, रूहान अली ख़ान हमें कमेंट करते हैं, अन्नू हमें कमेंट करती हैं, वकार कुरैशी हमें कमेंट करते हैं, एमडी नसरीन हमें कमेंट करती हैं, शाफ़िया रिफ़ाकत हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करती हैं, साइमा कुरम हमें इंग्लैंड से कमेंट करती हैं, सोहेब शबीर हमें कमेंट करते हैं, मोहिब ख़ान हमें कमेंट करते हैं, नफ़ीस अहमद हमें कमेंट करते हैं, नबील भट्ट हमें कमेंट करते हैं, रुखसार अली हमें कमेंट करती हैं, हाजी बादिया हमें कमेंट करते हैं, खिज़र इमरान हमें पाकिस्तान उकाड़ा से कमेंट करते हैं, सबा नाज हमें कमेंट करती हैं, मोहम्मद रमीज़ हमें कमेंट करते हैं, मलिहा तारिक हमें कमेंट करते हैं, साबिर इकबाल हमें पाकिस्तान कराची से कमेंट करते हैं, अकमल मलक हमें सऊदी अरेबिया से कमेंट करते हैं, जूही खातून हमें कमेंट करती हैं, अवैस ख़ान हमें कमेंट करते हैं, सलमा उमर हमें यूएई से कमेंट करती हैं, विशी इकबाल हमें सऊदी अरेबिया से कमेंट करती हैं, आसिफ मंसूरी हमें इंडिया से कमेंट करते हैं, महम अमरीन हमें कमेंट करती हैं, संजय हमें कमेंट करते हैं, आशीष शुएब हमें कमेंट करती हैं, सद्दाम शाहजमान मेहदी हमें कमेंट करते हैं, इनके भाई हसनैन फ़रीद और निमरा हमें कमेंट करती हैं, द प्रिंस हमें कमेंट करते हैं, जावेद सैफ़ी हमें कमेंट करते हैं, वलीद बिन खालिद हमें कमेंट करते हैं, गेम क्रैकर हमें कमेंट करते हैं, हनी टीन हमें कमेंट करते हैं, हरप्रीत कौर हमें कमेंट करती हैं, कलसूम कैसर हमें कमेंट करती हैं, एस मलिक हमें कमेंट करते हैं, नूर सबा हमें कमेंट करती हैं, अंजू शाह हमें कमेंट करती हैं, तारिक ख़ान हमें कमेंट करते हैं, अली ख़ान हमें कमेंट करते हैं, सैयद जावेद हमें इंडिया से कमेंट करते हैं, सद्दाम हुसैन हमें कमेंट करते हैं, शबाना इमरान हमें पाकिस्तान जेहलम से कमेंट करती हैं। आप सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना फ़ीडबैक देते रहें और मैं आप लोगों के लिए खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। कल आप लोगों के साथ इंशाल्लाह फिर किसी नई खौफनाक कहानी में मुलाकात होगी। मेरे पास और भी कुछ हॉरर इंसिडेंट लोगों ने जो शेयर किए हैं वो लाइन अप हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।